Hi everyone, welcome to Learn with Yusuf. Today we are back with the next PYQ video, which is refraction of light. Without wasting any much of your time, start करते हैं. तो इस चैप्टर में आप लोगों को तो सबसे पहले वो 3 रूल्स पता होने चाहिए, जिसमें से क्या है कि अगर आपका लाइट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, द लाइट विल ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स अ नॉर्मल. तो उसमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जब लाइट रेयर से डेंसर जा रहा है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से. वो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा क्यों. क्योंकि अगर लाइट टूवर्ड्स अ नॉर्मल बेंड कर रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा हो जाएगा. On the other hand, if the light is passing from a denser medium to a rarer medium, I'll repeat, if a light is passing from a denser medium to a rarer medium, the light will bend away from the medium, away from the normal, and that means जो I होगा वो less than होगा R. And last but not the least, कि अगर आपका लाइट सीधा परपेंडिकुलर गिरा है ना सरफेस के ऊपर, कौन सा सरफेस जो वो दो मीडियम्स को सेपरेट करता है रेयर और डेंसर, तो आपका जो आई और आर होगा तो इक्वल, लेकिन वो हमेशा क्या होगा, जीरो. एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है बच्चे 90 डिग्री लिख कर आते हैं. आई और आर का वैल्यू 90 डिग्री नहीं है बेटा, वो 0 डिग्री है. राइट, ये गलत मिलेगा तुमको. चलो नेक्स्ट समझते हैं. ड्यू टू रिफ्रैक्शन. अब रिफ्रैक्शन का मतलब क्या, लाइट का बेंड होना है ना, मुड़ना, डायरेक्शन चेंज करना. तो रिफ्रैक्शन की वजह से, इस फिनोमेना की वजह से हमें 3 चीज़ें देखने मिलेगी. पहला, हमें देखने मिलेगा चेंज इन स्पीड जो हमें पता है. दूसरा, हमें पता चलेगा चेंज इन डायरेक्शन. एंड तीसरा, वेवलेंथ में चेंज. कभी भी याद रखना, फ्रिक्वेंसी में चेंज नहीं आता है. जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, चाहे रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर, हमेशा उसकी फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी. क्या चीज़ में चेंज आएगा, स्पीड में चेंज, डायरेक्शन में चेंज आएगा और वेवलेंथ में चेंज आएगा. अब आता है नेक्स्ट टॉपिक पर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सिंस यू नो दैट दिस इज अ पीवाईक्यू वीडियो, मैं इन डेप्थ नहीं जा सकता कोई भी टॉपिक के, बिकॉज आप लोग आपको सब चीज़ पता है, बस हम पीवाईक्यूज में उसे इंप्लीमेंट कैसे करना है वो देखेंगे. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट इस लेटर से करते हैं. वो बोलता है इट इज साइन आई अपॉन साइन आर, विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ. ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपके कोई पास मीडियम है, ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो ये जो मीडियम है, इस मीडियम का अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो आप साइन आई अपॉन साइन आर कर लो. एक नेक्स्ट फॉर्मूला है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी, जहाँ सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम. ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1, उसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड. देखो जैसे बोला, मान लो मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो मैं बोलूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में. लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलता कि इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिखो, तो रिस्पेक्ट किसको दी, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिस्पेक्ट किसको दिया, वाटर को, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ वाटर पहले अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास बाद में. चलो वापस से बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ. मान लो मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो मैं बोलूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. ये तो तुमने लिख लिया. लेकिन अगर मैं तुम्हें वेलोसिटी के टर्म्स में पूछूं तो तुम बोलोगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो रिस्पेक्ट किसको दी, फर्स्ट को, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2. बस उल्टा सोचना है तुम्हें. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला, वे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश. अब लैम्डा क्या है, लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ द प्रीवियस. चलो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से. मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर एक इंटरफेस है, ये ऊपर का रेयर मीडियम, नीचे का डेंसर मीडियम. लाइट आ रही है यहाँ से, लाइट रेयर मीडियम से कहाँ आ रही है, डेंसर मीडियम में. सभी को मालूम है लाइट क्या करेगी, बेंड करेगी. अच्छा, मैंने अभी तुम्हें ऊपर क्या बोला, नोट, व्हाट डू यू हैव टू नोट, दैट जब भी एक लाइट रेयर मीडियम से या डेंसर मीडियम में जाएगी तो इसका मतलब वो रिफ्रैक्शन होगा. रिफ्रैक्शन का मतलब कि लाइट का डायरेक्शन चेंज होगा, हाँ सर हो रहा है. लाइट का स्पीड चेंज होगा, हाँ सर हो रहा है. लेकिन लाइट का वेवलेंथ भी चेंज होगा. तो लेट्स अज्यूम अगर वेवलेंथ इस वाले मीडियम में लैम्डा था, तो नए वाले मीडियम में क्या हो जाएगा, लैम्डा डैश हो जाएगा. तो अब इसे हम डिराइव कैसे करें, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ डिराइव कैसे होगा. तो मुझे मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सी अपॉन वी बराबर. अब सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम. और किसी भी स्पीड का फॉर्मूला क्या था, याद करो, स्पीड का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. अगर मैं वैक्यूम में हो तो फ्रीक्वेंसी एफ रहेगी, वेवलेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, लैम्डा. अगर मैं किसी और मीडियम में आ गया हूँ, मैंने बोला तो मैं फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, लेकिन वेवलेंथ में क्या आ जाएगा, चेंज. अब नोटिस करो कैंसिल हो रहा है,
क्या कैंसिल हो रहा है, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल हुआ, तो तुम्हारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश आ गया। समझे किस तरीके से फॉर्मूला डिराइव हुआ। चलो अब नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं। एक और लास्ट चीज़ वो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। वो ये बोलता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 अगर 3/2 दिया हुआ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड 2/3 दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्लैब। अब देखो ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ तो ही हम क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हैं ना, डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करेंगे तो कुछ मतलब नहीं है। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब, तो इसमें एक चीज याद रखनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक, कि भाई जब भी लाइट एक ग्लास स्लैब में हिट करेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के हमेशा इक्वल होगा। और वो क्या बताता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बताता है ना। व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, कि जब आप आपकी ओरिजिनल इंसिडेंट रे को आगे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि जो आपका इमर्जेंट रे था वो पैरेलल है आपके इंसिडेंट रे के पाथ से। इसका मतलब कि लाइट जो है उसने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया। ये देखो लाइट वही है, लाइट का डायरेक्शन वही है, फिनिश लाइन वही है, लेकिन लाइट अपने पाथ से क्या हो गई है, भटक गई है। भटक गई का मतलब होता है वो अपने पाथ से खिसक गई है पैरेलल, जिसे हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस हो गया है लाइट। अब आपको एक सवाल आएगा बोर्ड में, ठीक है, वो ये है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट कौन सी 3 बातों पे डिपेंड करता है। सो लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है ऑन थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। अरे ग्लास स्लैब कितना थिक है, ये देखो, मान लो ये वाला ग्लास स्लैब रखा मैंने और दूसरी जगह पे ये वाला ग्लास स्लैब रखा मैंने, तो कहाँ पर बेंडिंग ज़्यादा होगी, कहाँ पर लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, जहाँ पे थिकनेस ज़्यादा होगा। दूसरा कि वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, क्या एंगल है। अब तुम खुद सोचो ना यार, अगर एंगल कम है, ये देखो ये मैंने एंगल कम बना दिया, तो जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। नोटिस करो ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम है, लेकिन अगर मैंने एंगल बहुत ह्यूज कर दिया तो जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, ह्यूज हो जाएगा, बराबर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सीधी बात है, कौन सा मीडियम कितना बेंड करके देगा लाइट को, वो भी एक मैटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रिज्म पर। हमें कुछ बेसिक बातें प्रिज्म के बारे में पता होनी चाहिए। वो ये है कि भाई एंगल आई जो है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ई जो है वो है एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये आपका डेल्टा है एंगल ऑफ डिविएशन। क्या है ये, एंगल ऑफ डिविएशन, कि भाई लाइट अपने पाथ से कितना भटकी, कितना डिविएट हुई। ठीक है, और वो एंगल हमेशा कैसे निकलता है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को जोड़ने पर। ये देखो इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे को जोड़ने पर जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, कि इतना लाइट भटक गई। और ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूलाज जो हमें याद होने चाहिए, विच इज रिलेशन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, सो एंगल ऑफ डिविएशन इज नथिंग बट आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। अब ये जो R1 प्लस R2 है ना, इसी को हम आगे जाके ए बोलेंगे। आई रिपीट, ये जो R1 प्लस R2 है इसी को हम आगे जाके ए बोलेंगे, विच इज ऑल्सो नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, चलो देखो, सो एंगल ऑफ डिविएशन क्या है, आई प्लस ई बराबर। तो मैं ना बच्चों को सिंपल बोलता हूँ याद रखने के लिए, कैसे याद रखो, एंगल ऑफ डिविएशन सब एंगल को ले आओ, आई प्लस ई फिर माइनस आर प्लस R2। ठीक है, सब चीज़ आ गई। अब डिविएशन इज इक्वल्स टू आई प्लस ई तो अपनी जगह पे रहेगा, माइनस मैंने क्या बोला था, R1 प्लस R2 को हम क्या बोल सकते हैं, ए। अब ए को यहाँ ले आओगे तो एंगल ऑफ डिविएशन क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिविएशन प्लस ए इज इक्वल्स टू आई प्लस ई बराबर। ये समझा आपको, ये देखो तीसरा ये फॉर्मूला आ गया, एंड ये आपको मैंने बता ही दिया था R1 प्लस R2 क्या होता है, ए। अब ग्राफ आपको हमेशा पता होना चाहिए, ये ग्राफ है आई वर्सेस डिविएशन एंगल। क्या है ये, आई वर्सेस डिविएशन एंगल। इस ग्राफ में जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन। ये पॉइंट पर एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम होगा एंड उसको हम आई से रिप्रेजेंट, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। ठीक है, देखो ये क्या बोला है, फॉर मिनिमम डिविएशन रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द बेस। नहीं समझा सर आप क्या बोल रहे हो, देखो ये लाइट, ये आपका प्रिज्म है, ये आपका इंसिडेंट रे है। तो अगर आपका रिफ्रैक्टेड रे बेस से, अगर आपका रिफ्रैक्टेड रे बेस से क्या हो जाए, पैरेलल, अगर आपका रिफ्रैक्टेड रे बेस से क्या हो जाए, पैरेलल, हम बोलते हैं कि वहां पर जो डिविएशन हुआ है वो क्या है, मिनिमम डिविएशन हुआ है लाइट का, मतलब लाइट ज़्यादा आप डिविएट नहीं करेगी और उसके लिए जनरली जो ए होता है वो है 60। सो ये आपकी कंडीशन आ गई। कोई बता सकता है ये कैसे आया, तो चलो अपन निकाल खुद ही देखते हैं। मैंने क्या बोला था, एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है, आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। अभी आपको मालूम है R1 प्लस R2 क्या है, आई प्लस ई को एज इट इज रहने देते हैं, वो तो है ए, राइट। अब जब मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन होता है ना, उस केस में आई ई के बराबर हो जाता है। आई रिपीट, जब मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन होता है, जब आई ई के बराबर हो जाता है, तो हम अगर इसे लिखे एंगल ऑफ डिविएशन आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i
प्लस यहाँ पे क्या आ जाए, सॉरी प्लस नहीं, 2i माइनस ए। ये क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डिविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एक बार आप बस याद रख लो, दैट्स इट। ये आता है कितनी बार, एक एक मार्क के लिए रिलेशन पूछ लेता है। सो एंगल ऑफ डिविएशन इज म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में ए। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन विच इज ऑफ रियल एंड अपैरेंट डेप्थ। हमेशा याद रखो जब भी लाइट डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम में, वो कहाँ बेंड करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जिसकी वजह से आई रिपीट, जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से कहाँ आ रही होगी, रेयर मीडियम में, जिसकी वजह से आपकी आंखों को वो जो डेप्थ है वो एक्चुअल डेप्थ नहीं नजर आती। मतलब क्या कि मान लो अगर सिक्का 2 मीटर की गहराई में है, मतलब है ना, सिक्का यहाँ पर है, ये कॉइन यहाँ पर है, आपको वो कॉइन 2 मीटर पे नहीं दिखेगा, वो 1.5 मीटर पे दिखेगा। क्यों? बिकॉज लाइट आपकी आंखों तक आते आते क्या हो गई है, बेंड। तो एक 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 एकदम इंपॉर्टेंट नोट की बात, नोट लिखवा देता हूँ। सो व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट विल अपीयर क्लोजर टू आई। क्लोजर टू आई का मतलब क्या, बताओ कि भाई ऑब्जेक्ट था 2 मीटर की गहराई पर, लेकिन दिख कहाँ रहा है, 1.5, मतलब ऊंचा दिख रहा है, राइट, हमें आंखों से नजदीक दिख रहा है। ये हमेशा याद रखना। और अब उल्टा सोचो, क्या उल्टा सोचोगे कि अगर लाइट रे रेयर से डेंसर आ रहा है, अगर मान लो लाइट रे रेयर से डेंसर आ रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा आपको कहाँ दिखेगा, और ऊंचा दिखेगा, मतलब आपसे और दूर दिखेगा। ये मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बाद में बताऊंगा। चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द रियल डेप्थ अपॉन द अपैरेंट डेप्थ। ये बच्चे जनरली यहाँ पे कंफ्यूज कर देते हैं, प्लीज़ ये मत करना, इसके रियल डेप्थ हमेशा ऊपर आएगा एंड अपैरेंट डेप्थ नीचे। अब ये शिफ्ट क्या है, तो देखो बच्चे, ये हो गया आपका रियल डेप्थ, ठीक है, ये 2 मीटर का लेंथ, ये हो गया आपका 1.5 मीटर आपका अपैरेंट डेप्थ, ठीक है। ये जितना शिफ्ट आया ना यहाँ पे, ये कितना शिफ्ट आया, 0.5 मीटर का, यही इसी चीज़ को हम शिफ्ट बोलते हैं। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा, तुम खुद सोचो। शिफ्ट इज नथिंग बट रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ, इतना सिंपल है, ठीक है। अपैरेंट डेप्थ, एपी नहीं, अपैरेंट डेप्थ। चलो मैं बताता हूँ कैसे इसका, अच्छा ये वाला फॉर्मूला कैसे आया मैं बता देता हूँ। अभी मैंने क्या बोला, शिफ्ट क्या है, शिफ्ट इज रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ। अब रियल डेप्थ लिखा माइनस अपैरेंट डेप्थ की जगह में देखो क्या लिख सकता हूँ, तो मुझे मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। तो अपैरेंट डेप्थ को अपन क्या लिख सकते हैं, रियल डेप्थ अपॉन म्यू। तो चलो शिफ्ट के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। शिफ्ट क्या था अपने पास, रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ की जगह क्या लिखूंगा, ये देखो रियल डेप्थ अपॉन म्यू, यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, रियल डेप्थ, ब्रैकेट में क्या बचा, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है 1 मार्क का क्वेश्चन। फाइनली देखते हैं ये वीडियो कितना एक्सटेंड हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा तो मैं इस वाले चैप्टर को, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को 2 पार्ट्स में ब्रेक करके अपलोड कर दूंगा, सो दैट इट इज़ कन्वीनियंट फॉर यू। लेट्स स्टार्ट with the 1 marker question. When a ray of light travels normal to the given surface, when a ray of light travels normal to the given surface, अब देखो मेरे हाथ कैसे चल रहे हैं क्वेश्चन के साथ साथ। When a ray of light travels normal to the surface, क्या लगता है, the angle of refraction is what, 90? हाँ कर दो मार्क, कर दो मार्क, 90 मार्क, 0 मिलेगा। अरे बाजू वाला 0 आंसर है, राइट, ठीक है। अब क्यों है वो मैंने अभी तुम्हें ऊपर एक्सप्लेनेशन में बताया, पीछे जाके देखो कि भाई जब सरफेस की 90 डिग्री पर होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा, 0 डिग्री होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जितना कुछ मैं लिखता हूँ ना वहाँ पे वो समरी में, उसी पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन देखे तो मैंने समरी बनाया, अरे भाई समरी से ही ये आपका जो कंसाइज तरीके से लिखा होता है ना, माइंड मैप जिसे बोलते हैं, उसी में से क्वेश्चन आता है, आपको बस उतना ही सोचना है। द रेशियो ऑफ velocities of light of wavelength 400 nanometer and 800 nanometer in vacuum, ये word important है, I'll repeat, the ratio of velocities of light of wavelength 400 nanometer and 800 nanometer in vacuum is, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, velocity of light मीडियम में, किसी मीडियम में आके चेंज होता है, वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट हर एक कलर का। अब ये कलर क्यों बोला, देखो वेवलेंथ जो है वो एक कलर की प्रॉपर्टी है, राइट, कलर वेवलेंथ से ही पता चलता है। तो डिफरेंट कलर की लाइट का डिफरेंट वेलोसिटी नहीं होगा वैक्यूम में, वैक्यूम में उसकी वेलोसिटी सबकी सेम रहेगी, विच इज 3 × 10⁸। अब वो क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। अब खुद सोचो, अगर हर एक कलर का वेलोसिटी
3 × 10⁸ ही है, तो उनका रेशियो क्या आएगा, वो 1 आएगा ना, 1:1। आई होप समझा। प्लीज सॉरी 1:1 यहाँ पे, तो प्लीज कंफ्यूज नहीं करना है इसमें आप खुद को। तो दिस इज योर आंसर। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम वन फैक्टर दैट अफेक्ट्स द लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट एज इट पासिस थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अरे भाई कौन सा क्वेश्चन, कि जब लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, कि लाइट जब ग्लास स्लैब में हिट करेगा तो वो लैटरली डिस्प्लेस करेगा, राइट। इसी लैटरल डिस्प्लेसमेंट का कितने फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स याद करो, कौन से फैक्टर्स थे वो, थिकनेस और क्या था बताओ, थिकनेस, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन इट इज क्या था, बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उन्होंने क्या बोला है, एनी वन फैक्टर। सो आप लिख दो, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब affects the lateral displacement। अब कोई बोलेगा कि सर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला लिख दिया, कोई भी लिखो ना भाई चलेगा, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना, तो कोई भी एक फैक्टर लिख दो। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। अब देखो जैसे ही वैल्यू वाला क्वेश्चन आया ना, तो हम फटाफट पहले वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है। मैंने सॉल्विंग के लिए थोड़ी जगह छोड़ी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, इट इज 4/3, मैंने वैल्यू लिख दी। फिर बोला है इफ द कॉइन इन वाटर इज एक्चुअली एट अ डेप्थ ऑफ, ये देखो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली मतलब रियलिटी, एक्चुअली एट अ डेप्थ ऑफ 24 मीटर, तो मैं क्या लिखूंगा, रियल डेप्थ कितना दिया हुआ है 24 मीटर, ठीक है। उन्होंने बोला है व्हाट इज द अपैरेंट डेप्थ, चलो मतलब एडी पूछा है, एडी, चलो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या आएगा फॉर्मूला बताओ। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। प्लीज कंफ्यूज नहीं करना खुद को, यहाँ वहाँ किया तो तकलीफ हो जाएगी। तो 4/3 इज इक्वल टू रियल डेप्थ कितना है 24, अपैरेंट डेप्थ हमें ढूंढना है, तो अपैरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा, अपैरेंट डेप्थ विल बी इक्वल टू 24 × 3/4, दिस इज 4 × 1, ठीक है, दिस इज 4 × 6। योर फाइनल आंसर is apparent depth is equals to 6 3s are how much 18 मीटर। अब बहुत स्मार्टली उन्होंने ऑप्शंस दिए, स्मार्टली मैंने दिए ऑप्शंस, तो प्लीज़ बी केयरफुल, आप कुछ भी रैंडम आंसर मार्क करके मत आना, 18 मीटर आएगा आंसर। अच्छा ये क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग कब हो सकता था, जब वो अपैरेंट डेप्थ ना पूछकर शिफ्ट पूछ लेता, तो बताओ कैसे निकालते शिफ्ट। आप पहुंचते यहीं तक, आप अपैरेंट डेप्थ निकालते, फिर शिफ्ट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, तो शिफ्ट इज इक्वल्स टू, सिंपल रखो ना, रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ। अब बच्चा मुझे बोलता है सर ये वाला फॉर्मूला लगाया तो चलेगा क्या, RD ब्रैकेट में 1/1 सॉरी ब्रैकेट में 1 - 1/μ, RD ब्रैकेट में 1 - 1/μ। क्यों कॉम्प्लिकेट करनी है जिंदगी अपनी, सीधा सीधा शिफ्ट का मतलब क्या, कि भाई कितना शिफ्ट हुआ अपनी पोजीशन से, तो कैसे निकालोगे, रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ, इतना कर लो, हो गया आंसर, ठीक है। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट बोला है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4, व्हाट डज दैट मीन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, लाइट है जो कि वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अब यही लाइट अगर डायमंड में एंटर करता है तो सीधी बात है लाइट की स्पीड बढ़ेगी नहीं, लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो भाई लाइट की स्पीड कितनी कम हुई, देखो इतने टाइम्स कम हुई, यही इसका मतलब है। आई रिपीट, लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लाइट की स्पीड डायमंड में आके क्या होगी, कम होगी। कितनी कम होगी, तो भाई ये 2.4 टाइम्स कम होगी, बस यही इस स्टेटमेंट का मतलब है। तो देखो लिखेंगे कैसे, देखो लिखेंगे कैसे, तो मैं लिखूंगा the speed of light in diamond is 2.4 times less than the speed of light in वैक्यूम। कुछ बच्चे बहुत हेल्दी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं इस पर कि सर अगर हमने ऐसा लिखा होता तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 2.4 टाइम्स मोर, ऐसा चलता क्या, ये मोर कर देते, लेकिन 2.4 टाइम्स मोर इन व्हाट, देन वैक्यूम। हाँ चलता, ठीक है। चलो नेक्स्ट 2 मार्क का क्वेश्चन, अ पॉन्ड अपीयर्स टू बी, अब ये देखो वर्ड इंपॉर्टेंट है, अपीयर्स टू बी 2.7 मीटर डीप। अपीयर्स टू बी का मतलब क्या होता है, ऐसा लग रहा है, जैसे तुम्हें भी लगता है ना एग्जाम अच्छा जाएगा, तुम्हें लगता है एग्जाम बुरा जाएगा, तुम्हें लगता है ये, तुम्हें लगता है वो, तो ये जो लगना होता है इसी को हम बोलते हैं अपैरेंट, धोखा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अपैरेंट डेप्थ कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, द अपैरेंट डेप्थ, एक सेकेंड एपी क्यों लिख रहा हूँ मैंने ऊपर भी एपी तो नहीं लिखा,
मुझे क्यों लग रहा है एपी लिखा है मैंने ऊपर, नाइस, एपी नहीं एडी, एपी नहीं एडी, ठीक है। सो इट इज अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ, ओके, और कहीं मिस्टेक तो नहीं किया, चलो ठीक है। तो अपेरेंट डेप्थ कितना दिया हुआ है, इट इज 2.7 मीटर। नेक्स्ट बोला है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, ठीक है, सेम सवाल ही लग रहा है मेरे को, मिलता जुलता, 4/3, देन व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ। देखो एक्चुअल डेप्थ ऑफ पॉन्ड, वापस यहाँ पे शिफ्ट पूछ सकता था लेकिन नहीं पूछा, रियल डेप्थ पूछ रहा है वो आपको। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3, रियल डेप्थ कितना है नहीं पता, अपेरेंट डेप्थ कितना है 2.7 मीटर। सो विल मूव अहेड, रियल डेप्थ आपका निकल कर आएगा 4 × 2.7/3, यू कैंसिल दिस आउट, 3 × 1, 3 × 0.9 बराबर 3 9 27, हाँ भरोसा नहीं मेरा। सो 9 4 36, दिस इज 3.6 मीटर, हाँ बराबर। सो रियल डेप्थ कितना है, अच्छा आपको इसी से पता चल गया आप सही हो या नहीं। आपको ऑब्वियस सी बात है रियल डेप्थ जो है वो अपेरेंट डेप्थ से ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है, उसी से क्लियर हो जाएगा कि आप सही हो या नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल रिलेटेड टू, हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल रिलेटेड टू व्हाट, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। वो फॉर्मूला पूछ रहा है, जब भी ऐसा बोले ना व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द एक्सप्रेशन, व्हाट इज द फॉर्मूला, तो हमेशा लाइक वो फॉर्मूला ही पूछ रहा है। तो क्या लिखोगे आंसर में, हाउ आर दे रिलेटेड, सो अभी लिखा हमने। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। तो आप यहाँ पे रीजन ये भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ रियल डेप्थ टू अपेरेंट डेप्थ, ठीक है, अपेरेंट डेप्थ। ओके लेट्स मूव अहेड, वेलोसिटी ऑफ, अच्छा उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है, हाउ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड इन अ मीडियम। चलो ये पता है तुम्हें, अब ये भी अगर एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तो बेटा क्या ही तैयारी हुई है अपनी बोर्ड की। ओके आई होप दिस इज क्लियर। सो दीज आर योर टू फॉर्मूलास। आप यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। क्या था स्नेल्स लॉ, पहले तो याद करो, स्नेल्स लॉ वाज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, बराबर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड बोला है, मतलब ये वाला बोला है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब वही साइन आई अपॉन साइन आर करना है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे रिफ्रैक्ट बाय स्नेल्स लॉ, वैल्यूज लिख लेते क्या, ठीक है। तो आंसर में पहले आई लिखते हैं, आई लिखते हैं 30 डिग्री, आर लिखते हैं 45 डिग्री, और हमें ढूंढना क्या है, वी नीड टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मैं ना बहुत स्मार्ट हूँ, अच्छा सर मालूम है आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, मैं रुका हूँ जानबूझ के और मैंने एक जानबूझ के गलती की है। अब आप बोलोगे क्या बोल रहे हो सर, क्या गलती की है। तो जितने बच्चे मेरे लिखते वक्त, अगर देखो पहली बात तो यहाँ तक अगर तुम आए वही बहुत अच्छी बात है, जितने बच्चे ने लिखते वक्त मेरे साथ अगर ये सॉल्व कर रहे हो, उन्होंने बोला सर ने आई गलत लिखा है, यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। कितनों ने रियलाइज़ किया आई गलत लिखा मैंने। अब बोलोगे सर आई तो दिया हुआ ना, बराबर तो दिया हुआ क्वेश्चन में। अरे मेरे भाई और मेरे भाई की बहन सुनो ध्यान से, ये जो 30 डिग्री है ये सरफेस के साथ है। ये कितनी बार बताया गया होगा ना तुम्हें साल भर में कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ बनता है, सरफेस के साथ नहीं। आई रिपीट, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ बनता है, सरफेस के साथ नहीं। तो बेटा ये जो 30 डिग्री है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। अरे बहुत सी रेफरेंस बुक ने गलत सॉल्व करके भी दे दिया है, मजाक के अलावा बोल रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। सो पहली बात तो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। अब ये मत बोलना 30 का डबल किया 60, अरे भाई 90 था ना ये पूरा, तो 90 में से 30 माइनस किया 60 मिला। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, आई 30 डिग्री नहीं है, आई 60 डिग्री है। आई होप ये समझा। अब चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो साइन क्या, साइन 60 बाई साइन 45, ठीक है। चलो नेक्स्ट, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2।
अब साइन 45 होता है 1/√2, ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा √2/1। आई होप ये सॉल्विंग सभी को क्लियर हुआ। सो योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ये कैंसिल हो जाएगा, ये √2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनली बचेगा √3/√2। दिस इज योर फाइनल आंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। आप लिख सकते हो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज, ब्रैक पूरा भी लिख सकते हो, √3/2। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या टाइम हो गया? 25 मिनट्स हो गए। लेट्स सी कितना कंप्लीट होता है, नहीं तो मैं 2 पार्ट में तोड़ दूंगा। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास, फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस द रे विल नॉट बी डिविएटेड। चलो पता है ये तुम्हें। When a ray of light passes from air to glass, चलो when a ray of light passes from air to glass, for what angle of incidence? 90 आया ना दिमाग में वापस से? बिल्कुल गलत। अरे एंगल ऑफ इंसिडेंस भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ बनता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है बेटा? 0। सो फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस द रे विल नॉट बी डिविएटेड? तो लिख सकते हो when a ray of light passes from air to glass, striking an angle of 90 degree with the boundary of media, the angle of incidence is 0 degree. Hence light passes undeviated. Next question, state the dependence of angle of deviation ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। अब मैंने तो आप लोग को बताया था कि भाई ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज होता था, तो याद है एंगल ऑफ डिविएशन को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ऐसे रिलेट कर सकते हैं। याद करो, मैंने बराबर लिखा है, लेट मी चेक। ये देखो, ये रहा, ये देखो एंगल ऑफ डिविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कैसे रिलेट होता है। जब भी मैं वर्ड यूज करूँ ना रिलेट, इसका मतलब वो फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक है, सो एंगल ऑफ डिविएशन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से कैसे रिलेट होता है? सो इट इज़ दिस फॉर्मूला। एंड वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है? अच्छा, एक चीज़ और लिख दूँ यहाँ पे, तो हो सकता है मॉडरेटर तुमसे ये भी एक्सपेक्ट करे, तो ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, वो आपसे ये एक्सपेक्ट करे, कुछ बताता हूँ क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो आपसे। आप लिखोगे द एंगल ऑफ डिविएशन इज directly proportional to रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी पूछ सकता है। ठीक है, अब सोचो, उन्होंने बोला है वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा। देखो एक चीज़ तो पता है तुम्हें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब वो बोलोगे कैसे? अरे याद करो ना, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है? रेड कलर का। एंड याद करो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? वो भी रेड का ही है ना। तो रेड का वेवलेंथ जितना ज्यादा है उतना ही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, मतलब इनवर्स रिलेशन है। या आप वॉयलेट से भी सोच सकते थे, वॉयलेट कलर से। तो इसका मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे इनवर्सली डिपेंड करता है तो डिविएशन भी वेवलेंथ पे इनवर्सली डिपेंड करेगा। तो पहली बात तो ऐसे लिखेंगे हम, आंसर क्या आएगा? इट विल बी 1/λ-1, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। चलो नहीं भी फॉर्मूला को इस तरीके से कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, बिकॉज हम दूसरे फैक्टर्स भी इंक्लूड कर रहे हैं। हम बोल सकते हैं द एंगल ऑफ डिविएशन इज इनवर्सली proportional to the wavelength of light. Is inversely proportional to the wavelength of light. चलो नेक्स्ट, a ray of monochromatic light enters in a liquid. Okay,
ये देखो यहाँ पे रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटर्स इन लिक्विड। तो एक बात तो तय है कि अगर एयर से लिक्विड में आ रहा है वो क्या कर रहा है, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। तुम नोटिस कर रहे हो, मैं आगे क्वेश्चन पढ़ूँ उससे पहले डायग्राम ने मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक है। फ्रॉम एयर एज शोन इन द गिवन फिगर। चलो उन्होंने बोला कंप्लीट द डायग्राम, करते हैं एवरीवन विथ मी। तो पहली बात तो ये वाली है इंसिडेंट रे, ये रही इंसिडेंट रे, ये तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ पे इन्होंने मिरर रख दिया। अब मिरर में क्या लगेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो चलो बनाते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। अरे बाप रे। तो चलो ये वाला मैंने बना दिया नॉर्मल। ये मैं डायग्राम कंप्लीट कर रहा हूँ बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपको दिख रहा है एंगल? सो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल, मतलब ये 30 डिग्री है, बराबर। ये ऑल्टरनेट एंगल है ना दोनों पैरेलल के बीच में, तो हम इसको नेम कर देंगे 30 डिग्री। ये मैंने 30 डिग्री नेम कर दिया। अब आप खुद सोचो, दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब सोचो आप ये कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री पर आ रहा है, ये रहा, अब मैं बाद में, ठीक है। सो एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, अगर इंसिडेंट रे 30 डिग्री एंगल पर आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी 30 डिग्री एंगल पर आएगा। तो ये मैंने बना दिया रिफ्लेक्टेड रे। अब इसे फटाफट कर देते हैं, ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना है, 30 डिग्री। अब आप खुद सोचो, वापस यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे अपन, ये क्या बनेगा यहाँ पे, नॉर्मल। तो ये रहा आपका नॉर्मल, राइट। अब वापस से अगर ये वाले को देखोगे तो ये 30 डिग्री ही होगा, राइट। तो ये अपन ने इसे नाम दे दिया, सॉरी एंगल बना दिया 30 डिग्री। अब आप खुद सोचो, अब लाइट कहाँ जा रहा है, now the light is going from denser medium to rarer medium, मतलब it will bend away from the normal। तो हम next ray लेंगे and we will draw this away from the normal। अब सवाल ये उठता है कि ये वाला जो एंगल है ये कितना बना है, ये आपके हाथ में नहीं है बेटा, ये आप नहीं डिसाइड कर सकते। प्लीज़ ये चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है। या एक सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा ले। हमें तो मालूम है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बोलता है, बताओ। इट सेज, ये देखो, इट सेज कि भाई अगर तुम इस मीडियम में 30 डिग्री एंगल पर आए हो और यहाँ पर अगर 25 डिग्री है, राइट, तो जब इस रास्ते जाओगे तो वो 25 डिग्री होगा और ये क्या होगा, ये 30 डिग्री होगा। इसका मतलब ये एंगल भी हमें पता चल गया, वो क्या है, 45 डिग्री, ठीक है। ये मैंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग बता दिया। आप एंगल्स वगैरह नहीं भी बताओगे तो भी चल जाता है, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट आप करना, ठीक है। चलो कंप्लीट द डायग्राम हो गया। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड का पूछ रहा है भाई, लिक्विड का मतलब लाइट कहाँ से आई, एयर से आई और फिर कहाँ बेंड की थी, लिक्विड में। तो ये लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, मतलब हम स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे। तो पहली बात तो आंसर में हम लिखेंगे आई कितना है 45 डिग्री, ठीक है। आर कितना है 30 डिग्री, बराबर है, हाँ। आई 45 आर 30, लेट्स गो। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड ढूंढना है, बराबर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई कितना है आपके पास 30 डिग्री, नहीं 30 डिग्री नहीं है 40, आई एम सो सॉरी, साइन 45 और नीचे आएगा आपके पास साइन 30। अब साइन 45 आपके पास क्या है 1/√2 इंटू, अब साइन 30 1/2 होता है तो 2 ऊपर जाएगा। अगर आप कैंसलेशंस करोगे तो आपका फाइनल आंसर would be, okay, your final answer would be √2। so this is your refractive index। so the refractive index of liquid is √2। okay, 3 मार्क का क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, या चलो ठीक है। उन्होंने बोला है कितने क्वेश्चंस है अभी फ़िलहाल, ठीक है, लेट्स सी। हाँ कर लेते हैं एटलीस्ट ये, उसके बाद फिर मैं इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो बाद में रिकॉर्ड कर लेते हैं इस पर। चलो, लाइट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10x यूनिट्स इन टाइम t1। ओके, लाइट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10x यूनिट्स इन टाइम t1 इन वैक्यूम एंड इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ x यूनिट्स इन टाइम t2 इन अ डेंसर मीडियम, ठीक है। Light covers a distance of 20x units in time t1 in diamond state, true or false। हाँ चलो, मैं पहली बात तो बता दूँ ये फॉल्स है, ठीक है। क्यों फॉल्स है मैं उसका रीज़न दे देता हूँ, मैं बताता हूँ, डोंट वरी। फॉल्स बोल देते पहले। मुझे एक बात बताओ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। बेसिक स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर। ये मेरी बात इतने समझे आप लोग,
ध्यान से सुनो, समझेगा पक्का। अब मुझे एक बात बताओ, इन्होंने क्या बोला है, ए वाले क्वेश्चन में वो वाला क्वेश्चन इन्होंने बहुत गलत गंदे तरीके से डिजाइन किया है क्वेश्चन, कंफ्यूज कर रहा है बच्चों को। ऊपर वाला पार्ट ना एक्चुअली बी वाले पार्ट का क्वेश्चन है, बताता हूँ। लाइट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20x इन यूनिट, मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया 20x, तो मैं 20x लिखूंगा यहाँ पे, कितने टाइम में, t1 टाइम में, ये बराबर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उन्होंने बोला है स्टेट ट्रू और फॉल्स, डायमंड में ऐसा होता है क्या। अब मुझे एक बात बताओ, हमें मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C/V, बराबर, ठीक ठीक ठीक। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें बताऊँ, ये देखो ना, नोटिस करो, क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड ज़्यादा होता है क्या वैक्यूम से? नहीं ना, कम होता है। वो क्या होता है, कम होता है। बट यहाँ पर तो क्या दिख रहा है, वो ज़्यादा 20 टाइम्स दिख रहा है ना, इसीलिए वो क्या होगा, फॉल्स होगा। मैं आपको ये वाला बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करोगे। उन्होंने बोला है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2। चलो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। पहली बात तो ना हम ये लिख लेते हैं। उन्होंने क्या बोला है, लाइट ट्रैवल्स द डिस्टेंस ऑफ 10x यूनिट्स इन टाइम T1 इन वैक्यूम। देखो, लाइट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10x यूनिट्स इन टाइम T1। तो अगर मैं C को लिखूँ, C क्यों लिखा बताओ, आप सोचो, C क्यों लिखा? C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10x डिस्टेंस, कितने टाइम में, T1 टाइम में। ये क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इट ट्रैवल्स x यूनिट्स, ये देखो, इट ट्रैवल्स x यूनिट्स इन टाइम T2 इन डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अरे मैं बेसिक स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, x/T2, बराबर है। मुझे एक बात बताओ ना, अभी यहीं से प्रूव हो रहा है, देखो ट्रू और फॉल्स का भी स्टेटमेंट प्रूव हो गया। जब लाइट खुद वैक्यूम के अंदर, हाँ वैक्यूम के अंदर लाइट अगर 10x/T1 स्पीड से चल रहा है, तो डायमंड में कितने से चल रहा था, 20x/T1। ऐसा हो सकता है क्या, डायमंड में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी क्या? नहीं ना, इसीलिए तो फॉल्स बोला मैंने। अब उन्होंने बोला है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मुझे एक बात बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C/V, बराबर। अब अगर मैं C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या है C की वैल्यू, 10x/T1 बराबर, उसको डिवाइड करना है वापस से V से। अब V में क्या है, x/T2, अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T2/x। क्या कटा बताओ, क्या कटा बताओ, x से x कटा, क्या बचेगा आपके पास? और कुछ मैंने गड़बड़ किया, देख लेते हैं, नहीं ठीक है, बराबर है। क्या बचा आप लोग के पास? आपके पास बचा 10T2/T1। सो ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ T2 एंड T1। ये देखो, यही बोला था इन्होंने, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2। समझे? ये थोड़ा ट्रिकी था क्वेश्चन। चलो, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए आपको 62 डिग्री दिया हुआ है। अब मेरे को फटाफट समझ में आ रहा है यहाँ पे एक चीज़ कि भाई पहले तो ये जो है ना, ये है एंगल ऑफ डिविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन 37 डिग्री, और मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन का जो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो है 46 डिग्री। अब आप बोलोगे सर आपने तो क्वेश्चन पढ़ा नहीं, उसके पहले आप बता रहे हो। सुनो, स्टेट द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। मिनिमम डिविएशन मतलब ग्राफ जहां पे सबसे लोएस्ट पे, ये लोएस्ट पे, राइट, ये पॉइंट लोएस्ट है। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, डिविएशन एंगल है ना, और ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर ये डिविएशन एंगल है तो ग्राफ के मिनिमम पॉइंट पे डिविएशन एंगल कितना दिया हुआ है, 37 डिग्री। एंड उन्होंने बोला है एंड करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड उसी 37 डिग्री के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 46 डिग्री। तो चलो लिख लेते हैं, इजी क्वेश्चन था ये तो क्या आएगा, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इज हाउ मच, 37 डिग्री, एंड व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 46 डिग्री। क्लियर हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 डिग्री। उसके बाद क्या बोला है, उन्होंने बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। ये वैल्यू x कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। अब बताओ कैसे करोगे, सोचो 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 सोचो, आई गिव यू टाइम, सोचो। सोचा कि नहीं सोचा? चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। आपको याद है मैंने एक फॉर्मूला बताया था। पहली बात तो अपन वैल्यूज लिख लेते हैं फटाफट। तो देखो, उनको ये x चाहिए, राइट, ये x चाहिए, तो x के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डिविएशन क्या है, 51 डिग्री, और वहीं पे 40 डिग्री के लिए भी करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डिविएशन क्या है, 51 डिग्री, बराबर। अब देखो इसे सोचना कैसे है, तो मैंने बोला पहले तो एंगल ऑफ डिविएशन है 51 डिग्री, आपको I1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है I1, दिस इज योर I1 बेटा, दिस इज योर I1, दिस इज 40 डिग्री, ठीक है। I1 दिया हुआ है 40 डिग्री, एक सेकेंड, I1 दिया है 40 डिग्री, ओके। I2 जो है वही आपका x है, ठीक है, और जो आपका a है वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में a का वैल्यू दिया हुआ है 62 डिग्री, ठीक है, a 62 डिग्री दिया हुआ है। अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बेसिक वाला। सो एंगल ऑफ डिविएशन इज
I1 प्लस I2 ब्रैकेट में माइनस ए, याद आया? अरे ये I1 I2 कुछ नहीं है भाई, I और E है, याद करो, ठीक है। चलो करते हैं। तो I1 कितना था बेटा? चलो पहले बात, एंगल ऑफ डिविएशन कितना है? 51। I1 कितना है? 40 प्लस एक्स माइनस ये कितना हो गया? 62। तो अगर आप इसको यहाँ लेके जाओगे, सो 51 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू, ये हो गया 100, कितना हो गया भाई? ये हो गया 110, 111 माइनस 40, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। कैलकुलेटर यूज़ कर लूँ एज यूजुअल या नहीं करूँ? आप लोगों को पता चल जाएगा ना, आप लोग ने पहले आंसर निकाल लिया होगा। बताओ बताओ बताओ, 111 माइनस 40 विच इज 71। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ नहीं आ रहा आंसर? मैंने कुछ गलत वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है? ठीक है, देखते हैं, चेक करके बताते हैं कि क्या है आंसर, राइट है या रॉन्ग है। ओह ओके, मिस्टेक समझा मेरे को, 60 नहीं था 62। अगर आप लोग ने करेक्ट किया सो ग्रेटफुल। सो ये आ जाएगा बेटा 113 एंड व्हेन यू सबट्रैक्ट दिस यू विल गेट योर आंसर एज 73। ठीक है, मैंने गलत सब्स्टिट्यूट कर दिया था वैल्यूज। ओके चलो, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, अ डाइवर इन वाटर लुक्स ऑब्लिकली एट एन ऑब्जेक्ट ए बी इन एयर। ठीक है, डज द ऑब्जेक्ट अपीयर टॉलर, शॉर्टर और ऑफ द सेम साइज टू द डाइवर। ये देखो मैंने आप लोग को अभी बताया था। एक काम करते हैं, पहले ना इसको यहाँ पे कंप्लीट करके देखते हैं इस वाले डायग्राम को। आई जस्ट कॉपी दिस डायग्राम। हो जा भाई कॉपी। कॉपी हो गया। ये देखो कंप्लीट द डायग्राम बोला ही है एंड शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको सोचना है। सो एक सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं सो दैट वी हैव इनफ स्पेस टू ड्रॉ। ओके, अब नोटिस करो यहाँ पे बेटा, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ नॉर्मल, ठीक है, ये आपका लाइट एयर से अगर वाटर में आ रहा है सो दिस विल बेंड टूवर्ड्स अ नॉर्मल, बराबर। एंड अगर मैं इसकी भी बात करूँ सो इवन दिस विल बेंड टूवर्ड्स अ नॉर्मल। अब अगर हम इसी रे को, एक्चुअली ये हमारी आँख अब जो है ना यहाँ होनी चाहिए, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझेगा मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इफ़ आई नाउ जस्ट एक्सटेंड दिस बैकवर्ड्स, see if I extend this backwards, this is where you'll get an image। ठीक है, अब अगर आप ढंग से स्केल पेंसिल से अपन करेंगे तो आपको ये जो इमेज है वो यहाँ कहीं मिलेगा, यहाँ पे। सो मुझे एक बात बताओ, ये है ऑब्जेक्ट का रियल हाइट, राइट? लेकिन ऑब्जेक्ट आपको लग क्या रहा है? टॉलर लग रहा है ना? ये आपकी आंखों को क्या लग रहा है? ऑब्जेक्ट टॉलर लग रहा है, ठीक है। सो आपके पहले क्वेश्चन का तो आंसर आपको मिल गया। एक्चुअली सेकेंड वाला सॉल्व करने पर पहले वाले का आंसर अच्छे से मिला। सो डज द ऑब्जेक्ट अपीयर टॉलर, शॉर्टर ऑफ द सेम साइज? द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टॉलर। ओके, ये मैं डायग्राम वापस से अच्छे से आपको कंस्ट्रक्ट करके दे दूंगा पीडीएफ में। नेक्स्ट, सेट 3 फैक्टर्स ऑन विच द लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स। ये ऑलरेडी पता है। So lateral displacement depends on A, it depends on thickness of glass slab। पूरा पूरा लिखना है बच्चे। Second, you can please increase the speed of the video। thickness of glass slab, angle of incidence which is I, and last refractive index which is mu। ओके, नेक्स्ट आई गेस, हाँ ये कर लेते हैं, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला पार्ट में नेक्स्ट उसमें अपलोड कर दूंगा। अ मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन इक्विलैटरल प्रिज्म प्लेस्ड एट मिनिमम डिविएशन पोजिशन। अब ये देखो, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। मिनिमम डिविएशन पोजिशन का मतलब क्या कि भाई
ये जो तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे है, मैं बनाऊँ या ना? चलो पहला ही क्वेश्चन क्या बोला है, कंप्लीट द डायग्राम। अ मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट, ये छोटी छोटी चीज इंपॉर्टेंट है, इज इंसिडेंट ऑन एन इक्विलैटरल प्रिज्म प्लेस्ड एट अ मिनिमम डिविएशन पोजिशन विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री। मतलब क्या कि भाई जो तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे है वो पैरेलल होगी बेस को। ये जो तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे है ये पैरेलल होगा किसको? ये देखो, ये इसको, ये बेस को पैरेलल होगा। ठीक है, यही कंडीशन थी, बस बन गया डायग्राम। अब अगर तुम इससे आगे कंटिन्यू करते हो ड्राइंग अ नॉर्मल, मैं पहले नॉर्मल बना लूँ। ठीक है, दिस इज माई नॉर्मल एंड नाउ इफ आई कंटिन्यू विद द इमर्जेंट रे आई एंड अप गेटिंग द सेम एंगल 45 डिग्री। ठीक है, यही की टेक अवे बेटा, कि जो एंगल आई और एंगल ई होगा वो सेम होगा 45 डिग्री। ठीक है, आई होप ये समझा पक्का। ये अपने डायग्राम कंप्लीट कर दिया ऊपर ही ऊपर। ठीक है, एक हिंट और था कि यहाँ पे देखो ये 60 डिग्री एंगल था, ये भी एक हिंट होता है। नेक्स्ट है 2 फैक्टर्स ऑन विच द एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड्स। तो जो फॉर्मूला है वही है, सो एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड्स ऑन, तो पहले तो वो किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट इट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म, जो फॉर्मूला में उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, सेकेंड इट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट कैन ऑल्सो डिपेंड ऑन, बताओ, वेवलेंथ, इट कैन ऑल्सो डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कोई भी 2 फैक्टर्स बोल सकते हो। चलो, आई विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू so much for listening. I won't waste much of your time. Thank you. We'll meet in the next part. Please share this with your ICSE mates. Thank you so much.